नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश में स्वदेशी खिलौनों की बढ़ती मांग को देखते हुए योगी सरकार उत्तर प्रदेश में खिलौना उत्पादन का हब बनाने की तैयारी कर रही है। खिलौना का उत्पादन बढ़ाकर राज्य की सरकार की योजना 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की भी है। सरकार इसके लिए नई खिलौना नीति लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत अगले 5 सालों में 20,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। जल्द ही नई नीति का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बड़े निवेश के कदम पर अंतिम मुहर लगाएंगे। इस योजना के तहत निवेश करने वाले देशी और विदेशी निवेशकों को पूंजी, ब्याज, जमीन की खरीद और स्टैंप ड्यूटी, पेटेंट, बिजली परिवहन समेत अन्य सुविधाएं सब्सिडी के साथ दी जाएगी। अगर निवेशक महिला या अर्धसैनिक बलों से जुड़े हों तो अतिरिक्त रियायतें भी दी जाएंगी। उधर मेट्रो संचालन को लेकर के एनएमआरसी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 7 सितंबर से दिल्ली एनसीआर में मेट्रो सेवा की फिर से शुरुआत होगी। सुबह और शाम 2 शिफ्ट में नोएडा मेट्रो चलेंगी। मेट्रो स्टेशन और ट्रेन के अंदर सभी नियमों का पालन होगा। फिलहाल सोमवार से शनिवार तक मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक संचालन किया जाएगा। मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करना जरूरी होगा। पैसेंजर की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही स्टेशन पर उसकी एंट्री की जाएगी। सभी के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप भी जरूरी होगा। तो अगर आप किसी तरह की परेशानी से बचना चाहते हैं, अगर आप मेट्रो की यात्रा करना चाहते हैं तो जरूरी तौर पर ये अपने मोबाइल में कर लें। फिलहाल हम आपको बता दें कि जो आरोग्य सेतु ऐप है वह अत्यावश्यक तौर पर अपने मोबाइल के अंदर इसे डाउनलोड कर लें। इसके बाद ही आप एंट्री कर पाएंगे। उधर अयोध्या में विकास के नाम पर किसानों की भूमि के अधिग्रहण में हो रहे भेदभाव को लेकर के कांग्रेस आंदोलन के मूड में आ गई है। अयोध्या में किसानों से मिलने जा रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पुलिस ने बाराबंकी से आगे नहीं बढ़ने दिया और हिरासत में ले लिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष और पुलिस के बीच में तीखी झड़प भी हुई, तीखी नोकझोंक हुई। नोकझोंक का वीडियो इंडिया न्यूज के कैमरे में कैद हुआ है। बाराबंकी से होकर गुजरने वाले अयोध्या लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित चौपुला चौराहे पर पुलिस की काफी हलचल सुबह से ही थी और इसका कारण थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू इधर से गुजरकर अयोध्या जाने वाले थे और जैसे ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी यहां पर पहुंची, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया ताकि वह आगे नहीं जा पाए। हम किसानों से मिलने जा रहे थे, उनसे बात करने जा रहे थे, उनकी समस्या सुनने जा रहे थे और यह जानना चाहते थे कि आखिर शासन ने, सरकार ने कौन सा पैमाना अपनाया है। अगर 70 लाख रुपए बीघा की जमीन दूसरे को दिया जा रहा है, दूसरे गांव को, तो उन लोगों को भी 70 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। और 10 से 12 लाख रुपए भूमि जो लोगों का हाईवे के लिए लिया जा रहा है वो उनके साथ धोखा किया जा रहा है। 10 लाख रुपए से भी अधिक में वहाँ जमीन का आज के डेट में बिक्री है। हम किसानों से बाद वोटरों के साथ ही नई पीढ़ी भी कांग्रेस से दूर जा छिटकी है। बंजर नजर आ रही भविष्य की जमीन को सुधारने के लिए कांग्रेस के नीति निर्धारकों ने अब नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए नया तरीका अपनाया है। कोशिश है कि सामान्य ज्ञान के बहाने स्कूल कॉलेज के छात्रों को कांग्रेस शासनकाल में हुए काम पढ़ाए और रटाए जाएं। फिर प्रतियोगिता में ही जवाब देने वाले विजेताओं को पुरस्कृत किया जाए। राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है। पिछले बार भी कांग्रेस ने किया था, इस बार फिर वही प्रतियोगिता 13 और 14 सितंबर को होने जा रही है। इस आयोजन को लेकर पार्टी खासी गंभीर है क्योंकि उसे लगता है कि इसके माध्यम से वोटर बनने के लिए तैयार हो रही नई पीढ़ी को कांग्रेस से जोड़ा जा सकता है। काफी संख्या में बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया था। इस बार उम्मीद है इस लॉकडाउन के समय में जिस तरह से वर्चुअल माध्यम से प्रतियोगिता आयोजित होगी, पिछली बार से भी ज्यादा संख्या में लोग इसमें हिस्सा लेंगे। ये प्रतियोगिता हमेशा अमेठी और रायबरेली में होती रही है और बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया है। जिस तरह से आज हमारे देश में, प्रदेश में इतिहास को मिटाने की बात होती है, हमारे फ्रीडम फाइटर के जो कार्य थे राष्ट्रहित के, उसे गुमराह करने की बात होती है। कांग्रेस पार्टी की यह श्रृंखला आने वाले भविष्य, आने वाले पीढ़ी को यादों के रूप में संजोग रखेगी और ये प्रतियोगिता बड़ी कारगर होगी जिसे कांग्रेस पार्टी अब हर वर्ष आयोजित करती रहेगी। उधर प्रतापगढ़ में कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। केंद्र राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए
भाजपा सरकार में प्रदेश में जंगल राज की बात प्रमोद तिवारी की ओर से कही गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ट्रिपल मर्डर, रेप के मामले कम नहीं हो रहे हैं, अपराध दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। 2022 के चुनाव में बीजेपी सरकार का जाना तय है। भाजपा सरकार से जनता बेहद नाराज है। उन्होंने साथ ही कहा कि ब्राह्मणों पर चल रही राजनीति को लेकर के कि कुछ दिनों में ब्राह्मणों की सामूहिक हत्या हुई है। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर के सांसद मेनका गांधी के दौरे का तीसरा और अंतिम दिन, जहां पर धनपतगंज ब्लॉक में मेनका गांधी पहुंची, वहां उन्होंने फरियादियों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को इनकी समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देशित किया। इसके बाद मेनका गांधी ने हाल ही में उत्तीर्ण हुए मेधावी छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित किया। इसके बाद वे कुरेभार ब्लॉक पहुंची, जहां पर उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यहां पर भी मेनका गांधी ने सैकड़ों फरियादियों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को उचित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। वहीं थानों में बड़े बड़े अपराधियों का नाम न होने के सवाल पर मेनका गांधी ने कहा कि लॉकडाउन में सारा कार्य पुलिस को सौंप दिया गया था, अब मामला मेरे संज्ञान में आ गया है। इसे उन्होंने कहा कि बड़े बड़े अपराधियों का नाम जरूर थाने में लिखा जाएगा। वहीं भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए मेनका गांधी ने जोर देते हुए कहा कि इनकी भी लिस्ट जारी होगी। उधर बलिया के रसड़ा कस्बे में युवक की कथित पिटाई की घटना को लेकर पुलिस और ग्रामीणों के बीच में जोरदार झड़प हुई है। इस दौरान एक अस्थायी पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की गई और करीब आधा दर्जन वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक संजय यादव ने बताया कि रसड़ा कस्बे में लोगों ने पुलिस पर पन्नालाल नामक युवक की पिटाई करने के आरोप लगाते हुए लखनऊ बलिया राजमार्ग पर स्थित कोटवारी मोड़ पर रास्ता जाम किया। इसके बाद पुलिस ने जैसे ही जाम को खोलने के लिए सड़क पर रखे गए अवरोधकों को हटाना शुरू किया। ग्रामीण उग्र हो गए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, तितर बितर करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। साथ ही ग्रामीणों ने इस दौरान पथराव शुरू कर दिया। वहीं पत्थरबाजी से बचने के लिए एसपी समेत कई पुलिसकर्मी भागते हुए नजर आए। इस घटना में एसपी समेत कुल 12 लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने 15 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। थे तो वो बोला रहे यहाँ से कि क्या करेंगे, तो कहेंगे हम घर नहीं साफ तो करेंगे, खाली नहीं करेंगे। तो कहे कोई पर नेटाई दाब के मारे लेंगे के मारत रहे जिसे मारत रहे हां के गुनी से का हो जा वो जा का हो जाई लो पता है पुलिस समझ जा। मैं बोला कि नहीं खाली करूंगा, मेरा काम है दे दो मैं खाली कर दूं। उसी पे मेरे को नटाई दाब के मार रहा था, पूरा पीठ पे मार दिया पूरा। मैं बेहोश पर गया सरकारी अस्पताल में जवाब दिया। मेरे को ब्लड आया रूम में से डॉक्टरी में मेरे ब्लड आ रहा था, वो लोग जवाब दे दिया। मैं गया बलिया, उन लोग भेज दिया बलिया मेरे को। में एक दुबई मोहल्ला है, वहाँ रामदुलारी देवी हैं। उन्होंने अपने पति के भाई के लड़का है, उसका पन्नालाल राजभर, उसके विरुद्ध यह शिकायत की थी कि उसके यहाँ वो ज़बरदस्ती रह रहा है, उसको उसके घर से निकाला जाए। इस संदर्भ में चौकी के लोग वहाँ गए हुए थे और उसको लाए थे। आरोपित का कहना है कि उसको मारा पीटा गया और चौकी पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस संदर्भ में आज लोगों ने यहाँ रसड़ा में एक जाम लगाया हुआ था, जिसमें ज्ञापन आदि की कार्रवाई हो गई थी, किंतु बाद में कुछ अराजक तत्वों ने स्थिति को नियंत्रण से बाहर करते हुए पथराव कर दिया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आईं। इस संदर्भ में उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत होगा और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा जिन पुलिसकर्मियों का दोष है, जैसे चौकी इंचार्ज, उनको निलंबित किया जाएगा। उधर बाराबंकी में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि प्रधान प्रतिनिधि पर सरेआम लाठी डंडे बरसाए गए और तमाशबीन बनकर पुलिस देखती रही। बचाव करने गई पुलिस भी दबंगों का शिकार बन गई। मारपीट और दबंगई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। थाना असंदरा के देवीगंज चौराहे का मामला है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सरे बाजार किस तरह से इन गुंडों ने हमला किया प्रधान प्रतिनिधि पर, उनको जमकर मारा गया, मारपीट की गई। इन गुंडों का आतंक पुलिस पर भी इतना है कि पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है। पीड़ितों का आरोप है कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी की जाए। उधर चंदौली में आरपीएफ और रेलवे की क्राइम ब्रांच की टीम को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब उसने फर्जी टिकट बनाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से 98 टिकट फर्जी टिकट और साथ ही साथ 18 फर्जी आईडी, लैपटॉप, मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। दरअसल इस जनसेवा केंद्र से गोरखधंधे में सीनियर सिटीजन के टिकट पर कम उम्र के लोगों को टिकट बनाकर दिया जाता था। छापेमारी में बरामद टिकट की कुल कीमत
1,08,000 आंकी गई है। वहीं युवक के लैपटॉप को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। इस सीनियर रेलवे टिकट के गोरखधंधे में और भी कौन कौन लोग आखिरकार शामिल हैं, इनका भी आरपीएफ जांच कर रही है। ये बड़ी मंडल स्वच्छ आयुक्त को सूचना मिला था कि कुछ लोग सीनियर सिटीजन के कोटे पे यात्रा करने वाले हैं, लेकिन वो लोग सीनियर सिटीजन नहीं हैं। इस सूचना पर आरपीएफ और रेलवे की क्राइम ब्रांच की टीम स्टेशन पर चेकिंग किए तो कुछ लोग जिनकी उम्र 20 से 22 वर्ष थी, वो टिकट चेक किया गया उनका, तो उस पर भी 22 वर्ष से 24 वर्ष लिखा हुआ था, और लेकिन जब चार्ट पे मिलान किया गया तो उसमें उम्र उनकी 60 वर्ष लिखा हुआ था। इस संबंध में जांच पड़ताल किया गया तो धानापुर चंदौली वहाँ पर एक व्यक्ति जो जन सेवा केंद्र चला रहे थे, वो 60 वर्ष का नाम पे सीनियर कोटा पे यात्रा पे टिकट निकाल रहे थे और उसको एडिटिंग करके 20-22 साल लिख के पैसेंजर को दे रहे थे। इसमें एक व्यक्ति श्री प्रकाश वर्मा की गिरफ्तारी हुआ है। उनके पास से कुल लगभग 100 टिकट बरामद हुए हैं और इसमें और जांच की जा रही है कि इस टिकट में और क्या क्या हेराफेरी किया गया है। ये बड़ी मंडल। तो वहीं लखीमपुर खीरी जिले में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां पर अस्पताल से मृत महिला के शव को इस तरह से लेकर के जाया जा रहा है जिससे देखकर आपका दिल भी पसीज जाएगा। जिला अस्पताल से एक महिला के शव को लेकर जाने के लिए न तो स्ट्रेचर का इस्तेमाल किया गया और न ही शव वाहन का। महिला का शव चादर में लिपटा हुआ और अस्पताल के कर्मचारी उसे ऐसे ले जा रहे हैं जैसे कि वो कोई सामान का गट्ठर उठा करके ले जा रहे हों। डॉक्टरों से लेकर जिम्मेदारों तक की नजर इस शर्मनाक तस्वीर पर पड़ी, पर सबने मुंह फेर लिया। वार्ड में भर्ती महिला की मौत होने के बाद उसकी लाश को ले जाने के लिए वार्ड के बाहर स्ट्रेचर मौजूद रहा। इसके बावजूद भी लाश को मोर्चरी में रखने को कर्मचारी लाश चादर में लपेट करके ले गए। बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार अस्पतालों में व्यवस्थाएं किस तरह की है। लखीमपुर खीरी की ये तस्वीरें शर्मनाक हैं। महिला सर्जिकल वार्ड में एक अज्ञात महिला भर्ती थी, उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसे मर्चुरी में फ्रीजर में रखवाने के लिए हमारे कर्मचारी ही ले गए थे। वार्ड से मर्चुरी की दूरी 15-20 कदम थी। वो चादर में, अस्पताल की चादर में ले गए थे। मेरे संज्ञान में नहीं था, जबकि ताकीद की हुई है कि वो जो भी हो स्ट्रेचर पर ले जाएं। उनसे सबसे स्पष्टीकरण लिया गया है तथा भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न होने की चेतावनी दी गई है। उधर गाजियाबाद में डीएम ने पीडब्ल्यूडी दफ्तर का औचक निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि अधिशासी अभियंता समेत 19 कर्मचारी यहां पर गायब मिले। सभी का एक दिन का वेतन काटने के आदेश डीएम की ओर से दिए गए। गायब कर्मचारियों से 3 दिन में जवाब मांगा गया है। डीएम अजय शंकर पांडे ने यह जवाब तलब किया है। उधर मुरादाबाद में 10 महीने से लापता मासूम का कोई सुराग नहीं लग पाया है। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से मासूम लापता हुआ था और बच्चे के लिए अब उसके माता पिता दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। माता पिता ने दरोगा पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चे की तलाश के नाम पर दरोगा पैसे मांगते हैं। मीनाठेर थाना इलाके के नगलिया मशकुला का मामला है। आपको बता दें कि इस बच्चे की तलाश की जा रही है, लेकिन जब भी परिजन पहुंचते हैं थाने और बच्चे की तलाश को लेकर के जवाब मांगते हैं तो पुलिस उनसे उल्टा पैसे मांगती है तलाशी के। अब सवाल इस बात को लेकर के कि पुलिस की जिम्मेदारी जब इस बात की है कि आखिरकार इस बच्चे को खोजें, इसके बावजूद भी जो परिजनों की पीड़ा है उसको कोई समझ नहीं रहा। उधर लखीमपुर खीरी में एक दिन पहले घर से लापता हुई 3 साल की बच्ची की लाश गांव के बाहर गन्ने के खेत से बरामद की गई है। परिजन गांव के ही लोगों पर हत्या करने की आशंका जाहिर कर रहे हैं। वहीं बच्ची के शव पर कोई निशान नहीं है। बताया जा रहा है कि बच्ची बुधवार को अपने घर के बाहर खेल रही थी, फिर वहीं से रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। परिजनों ने आसपास तलाशी की, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया। दोपहर को जब गाँव के लोग खेत की ओर गए तो उन्हें गन्ने के खेत में उस बच्ची की लाश मिली। वहीं एसपी खीरी ने घटनास्थल का मुआयना किया। घटना के जल्द खुलासे की बात की गई है।
उधर ग्रेटर नोएडा में गांजा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ पुलिस की ओर से किया गया। आपको बता दें कि 2 तस्करों के पास से पहले गांजा और तमंचा बरामद किए गए। कुल मिलाकर के 5 तस्करों की गिरफ्तारी यहां पर हुई है। बुलंदशहर के अनूपनगर में नशे का कारोबार ये तस्कर करते हैं। पुलिस ने बुलंदशहर के ठिकाने पर भी छापेमारी की। मौके से गांजा, चरस, डोडा और भांग बरामद किए गए। कुल 4 करोड़ कीमत के बाजार मूल्य के नशीले पदार्थों की तस्करी करते हुए माल की बरामदगी की गई है। कल बीटा 2 पुलिस को 2 लोग रियान गोल चक्कर पर मिले, जिनसे 3 किलो 400 ग्राम गांजा मिला जो पुड़ियों में था, और इसको ये पीजी में और हॉस्टल में बच्चों को, लोगों को सप्लाई करते थे। जब उनसे पूछताछ हुई तो ये ज्ञात हुआ कि ये लोग अनूप शहर से लाते हैं। एसीपी के नेतृत्व में वहाँ टीम भेजी गई। वहाँ पे जाने पर पता चला कि यहाँ से बड़े स्तर पे इसका व्यापार चल रहा है, और वहाँ 42 किलोग्राम डोडा, 172 किलोग्राम गांजा, 176 किलोग्राम भांग, 10.5 किलोग्राम चरस, ये सब जो है बरामद हुआ, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 3 करोड़ 36 लाख रुपये है। ये कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसमें 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एक तमंचा भी इनसे बरामद किया गया है। इसमें कफील, नईम, राधा किशन, मूलचंद, शिवम और तरुण चौधरी ये लोग अरेस्ट किए गए हैं। इनको जेल भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध हम गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे। उधर हरदोई के टडियावा थाना इलाके के कुआमऊ गांव में ट्रिपल मर्डर का मुख्य आरोपी रक्षपाल, जो कि 11 मामलों में वांछित है, उसे पुलिस ने अदालत में पेश किया। अदालत में पेश करते ही पुलिस ने कस्टडी रिमांड की मांग की, जिसको देखकर शातिर अपराधी रक्षपाल डर गया कि पुलिस उसके साथ कहीं कुछ अनहोनी ना कर दे। इस बात से परेशान होकर उसने बाहर निकलते ही अपना सिर पटक पटक करके लहूलुहान कर दिया, और ये देखकर पुलिस हक्का बक्का रह गई। अंततः कस्टडी रिमांड में न करके रक्षपाल को जेल भेजा गया। रक्षपाल के साथ उसके 2 साथी भी इस वक्त जेल में हैं। उधर मेरठ के गंगानगर में एक सनसनीखेज वारदात में रिलायंस ट्रांस कनेक्ट कंपनी के कलेक्शन एजेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का शव रजवाहे के पास पड़ा मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मामले की जांच की जा रही है। मौके से पुलिस ने तमंचा, स्कूटी, कुछ नकदी आदि सामान भी बरामद किया। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर नमूने जुटाए हैं। हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। उधर हमीरपुर के इलाके में 10वीं की एक छात्रा ने फांसी लगा करके अपनी जान दे दी। परिजनों ने पढ़ाई की वजह से डिप्रेशन बताया है। साथ ही छात्रा की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। कस्बा राट के पठानपुरा मोहल्ले की घटना है, जिसे लेकर के पुलिस अब जांच करेगी आखिरकार इसके पीछे क्या कारण रहे हैं। उधर राजधानी लखनऊ के पीजीआई में हुए हिस्ट्री शीटर मर्डर मिस्ट्री का पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। हिस्ट्री शीटर दुर्गेश लखनऊ से अपनी फर्जीवाड़े की दुकान चलाता था। वहीं आरोपी पलक ठाकुर और मनीष सरकारी नौकरी पाने के लालच में इस पूरे फर्जीवाड़े का शिकार हो गए। हिस्ट्री शीटर दुर्गेश यादव को सरकारी नौकरी लगने के नाम पर लाखों रुपए दिए गए। इन रुपयों को वापस मांगने पलक और मनीष अपने साथियों के साथ उसके घर पहुंचे थे, जहां पर दुर्गेश के साथ में मारपीट की गई और उसके साथ वीडियो भी बनाया गया। फिलहाल अभी इस मामले में कई और खुलासे होने बाकी हैं। राजधानी लखनऊ में हिस्ट्री शीटर हत्या के मामले में पुलिस ने कई चौंकाने वाले आज खुलासे किए हैं। आपको बता दें कि जो हिस्ट्री शीटर था वो साथ में कई फर्जीवाड़े भी चलाता था। यहां तक सचिवालय और कई सरकारी नौकरियां लगाने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए ले रखे थे, जिसका पुलिस ने आज खुलासा किया। आपको बता दें जो पलक ठाकुर और मनीष का नाम आ रहा है वो इसी फर्जीवाड़े का शिकार थे, जिन्होंने सरकारी नौकरी के नाम पर लाखों रुपए दुर्गेश यादव को दे रखे थे। वही पैसा मांगने के लिए जब ये उनके घर पहुंचे, दोनों में हाथापाई हुई और उसके बाद गोली चल गई, जिसमें दुर्गेश की जान चली गई। आपको बता दें दुर्गेश जिस मकान में रहता था वो भी एक सचिवालय के समीक्षा अधिकारी हैं। हालांकि पुलिस की जो शक की सुई है उन पर भी गहरी होती नजर आ रही है। फिलहाल आज के खुलासे के साथ में कई अहम कड़ियां और भी जुड़ी हुई है, जिसका पुलिस जल्द ही खुलासा कर सकती है।
लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। उधर कानपुर में एक वाईफाई का नाम पाकिस्तान जिंदाबाद के नाम पर रखने से हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस वाईफाई राउटर की तलाश शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वाईफाई का नाम बदल दिया गया। पुलिस ऐसा नाम रखने वाले शख्स की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि नजीराबाद थाना इलाके में रहने वाले प्राइवेट कर्मी रात में काम से अपने घर लौटे। मोबाइल से इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए उसने वाईफाई ऑन किया। आसपास के कई वाईफाई के ओरिजिन नेम मोबाइल पर आ गए, जिनमें से एक नाम पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिसके बाद उसने पुलिस कंट्रोल रूम में इसकी सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। राउटर के आईपी एड्रेस को ट्रेस करने के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है। उधर बस्ती से जमीन खरीद बिक्री में फ्रॉड का एक मामला सामने आया। दरअसल लौकिया हवा ग्राम के गोविंद नाम के शख्स में आर्थिक तंगी का फायदा उठाकर शैलेंद्र और डब्ल्यू मौर्य नाम की प्रॉपर्टी डीलर ने बड़ी ठगी को अंजाम दिया। जालसाज प्रॉपर्टी डीलर ने गोविंद से जमीन को अच्छे दामों में बेचने का भरोसा दिया। उसने इसके एवज में कमीशन की मांग की। इसके बाद जालसाज ने गायघाट की व्यवसायी मालती देवी से डील की कि वह उसे एक जमीन औने पौने दामों में दिला देगा। इसके बाद जमीन का मालती देवी के नाम से बेचानामा कर दिया गया। वहीं जालसाज ने गोविंद को चेक नहीं सौंपा। बाद में उसने और मालती ने चेक कैश कराकर अपने नाम कर दिया। उसको हम बेचना चाह रहे थे, तो किसी प्रकार डब्ल्यू मौर्य डीलर हमको मिले। उन्होंने कहा कि हम आपकी ज़मीन बेचवा देंगे। इसके बाद हमने कहा ठीक है। 10.5 लाख रुपये हमारा मालती देवी से सौदा हुआ। उसके बाद ये लोग बैनामे का दिन रखे। बैनामा हमने किया तो कहा चेक दिखाया, कहा बैनामा कर दो ले लेना। उसके बाद हमने बैनामा किए। ये लोग कहे कि खाली दाखिल हो जाएगा तब चेक देंगे। 1 महीना बीतने के बाद हमने अपनी चेक का मांग किया तो ये लोग इधर उधर घुमाने लगे। उसके बाद हमने चेक बैंक में पता लगाया तो बैंक मैनेजर ने कहा कि हमारा पैसा तुमको मिल गया है। उसका कैमरा है, कैमरे में डब्ल्यू मौर्य और मालती देवी से खाते से पैसा निकाल लेते। संबंध में ये है कि वो आए हुए थे, बाल गोविंद जी और उनके साथ 1-2 लोग और थे, दीपक पाल थे। तो मतलब उसको जब देखा गया, चेक को निकाला गया, देखा गया अपने स्तर पे, CCTV फुटेज देखा गया, तो उसमें ये क्लियर हुआ कि वो जो है बेरर चेक था और बेरर चेक के माध्यम से कोई पेमेंट लेकर गया। बेरर चेक के मामले में ये होता है कि उसमें हमको ID नहीं मांगनी होती है। थाना कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 494/20 धारा 419, 420 का पंजीकृत किया गया है 2 तारीख को। इसमें जो पीड़ित है उसने ये आरोप लगाया है कि ज़मीन लिखवाने के बहाने पहले इसको 49,000 रुपये एडवांस दिया गया और 2.5 लाख रुपए का चेक देने की बात की गई। जब ज़मीन का बैनामा हो गया तो उससे ये कहा गया कि जब दाखिल खारिज होगा तब दिया जाएगा। इसी बीच में उसको ये पता लगा कि जो 2.5 लाख रुपए का चेक उसके नाम से था उसको एक मध्यस्थ ने और क्रेता ने बैंक से कैश करा के आपस में बांट लिया। इनकी सूचना पर मुकदमा कायम है। बैंक की CCTV फुटेज भी देखी जा रही है और जो भी आवश्यक वैधानिक कार्यवाही है शीघ्र की जाएगी। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल नहीं। नमस्कार।